नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप बड़जाती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नवजीवन क्लासेज पर। साथियों, हम जो ये साइंस की जो सीरीज है हमारी, ये जो निरंतर सीरीज चल रही है नवजीवन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत ही अपना सपोर्ट किया है और एक आपसे निवेदन ये है कि चैनल पर हर रोज नए व्यूअर, नए कैंडिडेट, नए स्टूडेंट आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथियों, जल्दी से अपने परिवार को 2K बना दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए करें, वीडियो लाइक कीजिए करें और कुछ नई क्लासें भी इस नए साल से हम शुरुआत कर रहे हैं, वो भी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा कि कौन कौन सी क्लासें कैसे कैसे हमारे इस चैनल पे चलने वाली है। तो साथियों, हम आज शुरुआत करेंगे। अपना जो कल जो टॉपिक था वो हमने कर लिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं। एक तो जो छोटा सा पॉइंट है हमारा प्ली या सप्लिन या तिल्ली के बारे में बताऊंगा और एक रक्त स्कंदन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने कारक होते हैं। आप कहोगे कि विटामिन के बारे में आपने बता दिया, अभी आज आप इतने इतने कारक बता दिए कि रक्त का थक्का ये कारक बनाते हैं। तो कितने कारक होते हैं जो रक्त का थक्का बनाते हैं और कौन सा रोग होता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ये सभी मैं आज आपको बातें बताऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी आप जुड़े रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा प्लीहा। प्लीहा, तिल्ली भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? तिल्ली। और सप्लीन भी इसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सप्लीन। अच्छा, ये क्या होती है, कहां उपस्थित होती है, क्या इसका कार्य होता है, ये बताऊंगा मैं सबसे पहले आपको कि प्लीहा, सप्लीन या तिल्ली ये हमारे शरीर में आमाशय, आमाशय के लिए मैं आपको अलग से टॉपिक एक लेके आऊंगा। आमाशय में फंडिक भाग में उपस्थित लस्सी का गांठ है। हमारे ये आमाशय के अंदर होती है ये सप्लीन या तिल्ली। उसके अंदर उपस्थित क्या है? ये है कि गांठ नुमा संरचना है। जब मैं आपको आमाशय बताऊंगा ना, उस समय पूरी आमाशय की संरचना बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आमाशय के कितने, आमाशय के एक भाग नहीं होता। आज तक तो आपने एक ही भाग पढ़ा है, लेकिन एक नहीं होता। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उन तीनों भागों में से ये जो फंडिक भाग होता है ना आमाशय का, उस फंडिक भाग में होती है ये तिल्ली। और इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी का, इसको बोलते हैं आरबीसी का ब्लड बैंक। आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं इसको, आरबीसी का ब्लड बैंक। फेरस का संग्रहालय, फेरस का संग्रहालय। आरबीसी का फिल्टर संयंत्र, आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। ये सभी किसको बोलते हैं? प्लीहा, सप्लीन या तिल्ली को। आरबीसी का ब्लड बैंक, फेरस का संग्रहालय, फेरस का फिल्ट्रेशन संयंत्र, आरबीसी का कब्रिस्तान, ये सब हम इसको बोलते हैं। अच्छा, जो रक्त होता है ना, आपको मैंने खनिज लवण में बताया था कि फेरस क्या कार्य करता है। फेरस रक्त निर्माण में सहायक है। तो फेरस का जो फिल्ट्रेशन संयंत्र बोलते किसको है? प्लिया, सप्लीन या तिल्ली को बोलते हैं। ये छोटी सी इसके बारे में जानकारी थी। इसमें यही पूछता है ज्यादातर कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लिया, सप्लीन या तिल्ली को बोलते हैं। ये हमने जान लिया। फेरस का फिल्ट्रेशन संयंत्र बता दिया आपको। ठीक है, ये हमने जानकारी ली थोड़ी सी। अब मैं आपको बताऊंगा रक्त स्कंदन के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? रक्त स्कंदन के बारे में। क्या होता है रक्त स्कंदन? एक आप क्लास से जुड़ा करो भाई, निरंतर क्लास से जुड़े रहा करो आप। और जगह जाओगे ना तो भी यही जानकारी आपको मिलेगी, और यहां पर जुड़े रहोगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। हमारा भी एक जो चैनल है छोटा सा,
इसको भी थोड़ी सी ग्रोथ मिल जाएगी और हम भी थोड़े से मोटिवेट होंगे कि हाँ, हमसे विद्यार्थी जुड़ रहा है। और जो छोटी छोटी जो वीडियोस में कमी रह रही है ना, ये धीरे धीरे सुधार होंगी और इस साल के अंदर अंदर 2022 के अंदर अंदर ये नवजीवन क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है ना, इस साल के अंत तक आते आते इतनी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन आज तो हमारे पास ये 3x4 का 3x3 का ही बोर्ड है, लेकिन आने वाले समय में शायद बहुत कुछ अच्छा कर देंगे हम आपके लिए। रक्त स्कंदन की बात करते हैं। रक्त स्कंदन, ये रक्त स्कंदन किसको बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको रक्त के बारे में, रक्त परिसंचरण की जानकारी चल रही है, इसलिए ही मैंने डायरेक्ट इसी टॉपिक को उसमें उठाया है। रक्त स्कंदन, सबसे पहले तो बात करूंगा कि हमारे शरीर में चोट लगने पर 3 से 4 मिनट रक्त बहता है, उसे क्या बोलते हैं? जो ये 3 से 4 मिनट तक जो ये रक्त हमारे शरीर से निरंतर बहता है, उसको बोलते हैं ब्लडिंग टाइम। इसको क्या बोलते हैं? ब्लडिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हिपेरिन होता है ना, हिपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। हिपेरिन के कारण, हिपेरिन प्रोटीन के कारण रक्त नहीं जम पाता है। ठीक है, और रक्त का थक्का बनता किस प्रक्रिया के दौरान है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रक्त में फाइब्रिनोजन, रक्त में फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन में बदलने पर रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का जब रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन होती है, ये फाइब्रिन में जैसे ही हमारे चोट लगती है, जैसे ही रक्त आना प्रारंभ होता है, वैसे ही जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ना, ये जैसे ही वायु के संपर्क में हमारा रक्त जैसे ही आता है ना, वैसे ही ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ये फाइब्रिन में बदल जाती है और वहां पर तुरंत क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है उतने एरिया में। ठीक है, जैसे ये वायु के संपर्क में आती है ना, वैसे वही वहां वहां की जो होती है फाइब्रिनोजन, वो फाइब्रिन में बदल जाती है और वहां पर रक्त आना क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, अब आगे मैं आपको, आप बोलोगे कि कहीं पर आपने फाइब्रिनोजन बता रहे हैं, कहीं पर ये पेरिन आ रहा है, कहीं पर विटामिन के आ रहा है। इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि हमारे रक्त का थक्का बनाने के लिए कितने लिख रहा हूं मैं? 13 प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं। हमारा जो रक्त होता है ना, इसका थक्का बनाने के लिए 13 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। क्वेश्चन बना क्या हुआ है वो बताता हूं। अधिकांश कारक लीवर में पाए जाते हैं। इन 13 कारकों में से सर्वाधिक कारक कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक कारक लीवर में उपस्थित होते हैं। सर्वाधिक कारक लीवर में उपस्थित होते हैं। इन अधिकांश कारकों में से 13 प्रकार के कारक होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अब मैं आपको, हीमोफीलिया रोग होता है, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। इस रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया रोग कहते हैं, या शाही रोग भी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शाही रोग भी उसको बोलते हैं। हीमोफीलिया रोग
आनुवांशिक रोग है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। आनुवांशिक हीमोफीलिया रोग कौन सा है? यह एक आनुवांशिक रोग है। इसे शाही रोग कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता या लेट से बनता है। इसमें रक्त का थक्का क्या होता है? लेट से बनता है, बहुत देरी से बनता है। इसको शाही रोग क्यों कहते हैं? ये सबसे पहले आपको भी बताया कि किसमें हुई थी? क्वीन में हुई थी, जिसने पूरे परिवार में ही हो गया उसकी वजह से। वाहक कौन होती है इसकी, और रोगी कौन होता है? इसकी वाहक तो होती है मादा, महिलाएं। ये हीमोफीलिया रोग में वाहक का कार्य तो करती हैं मादा, और रोगी हो जाता है बेचारा। रोगी कौन हो जाता है बेचारा? नर हो जाता है, पुरुष होता है इसमें रोगी। रोगी तो पुरुष होता है। और वाहक कौन होती है इसमें? वाहक होती है मादाएं। ये हीमोफीलिया रोग होता है, उसको यह आनुवांशिक रोग होता है। जैसे परिवार में किसी एक व्यक्ति में होने पर यह निरंतर आगे बढ़ता है ये रोग, इसके कारण बोलते हैं इसको। वाहक हो गई मादा, रोगी हो गया नर इसके अंदर। आपको मैंने पिछले पार्ट में एक हरित गृह प्रभाव का मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने ये लिख दिया था ओजोन के कारण त्वचा कैंसर। वो ओजोन को तो आपने तो वो समझ लिया होगा, किसी का कमेंट तो नहीं आया कि ओजोन क्यों लिख दिया, उसमें पैराबैंगनी था, वो थोड़ा जल्दबाजी में लिखा गया। ओजोन का तो मैंने आपको बताया था ना कि ओजोन तो एक क्या होती है? परत होती है। मैंने वो फिर से देखा तो मुझे ये लगा कि मैंने ओजोन लिख दिया वहां पे गलती से, जल्दबाजी में। वहां पर था पैराबैंगनी। पैराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती है ना, तब त्वचा का कैंसर होता है। उस त्वचा के कैंसर को मैंने आपको क्या बताया था? मेलिन्यूमा। मेलिन्यूमा होता है। ये मैंने आज आपको रक्त स्कंदन के बारे में भी बताया। अब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा रक्त समूह के बारे में। इतनी जबरदस्त जानकारी दूंगा मैं आपको कि शायद आपने इससे कम ही कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो साथियों, हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।